देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड ट्रांसफर को लेकर कहा कि 4 लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में जांच के घेरे में है। मेहुल चौकसी ने एक अन्य कंपनी जो उसके बेटे के नाम पर रजिस्टर है उससे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे ट्रांसफर किए थे। चौकसी के अलावा येस बैंक के राणा कपूर, NSEL के जिग्नेश शाह और जाकिर नाइक शामिल हैं। मेहुल चौकसी के नाम पे एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है गीतांजलि ग्रुप। ये गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, उसका नाम है मेसर्स नविराज एस्टेट्स। यह एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये पेपर बनाती है। और ये जो नविराज एस्टेट है, इन्होंने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए। भाजपा प्रवक्ता ने येस बैंक के राणा कपूर पर भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगाया। RGF received a lump sum amount of 9,45,000 rupees from Yes Bank. That was the money. Let me repeat. This is not the money of Rana Kapoor. This is the money which was diverted from Yes Bank's account to Rajiv Gandhi Foundation. Yes Bank के पैसा को डाइवर्ट करना और उस डाइवर्टेड फंड से किक बैक लेना। और इसमें से लगभग जो खुशी की बात है कि 2,330 करोड़ इसको हमारे PMLA के विभाग ने अटैच कर दिया है। मगर क्वेश्चन इज व्हाई वाज दिस मनी फ्रॉम येस बैंक? ये येस बैंक का पैसा आखिरकार राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट कैसे हुआ? वहीं जाकिर नाइक ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को तकरीबन 50 लाख का फंड दिया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब जाकिर पर कार्रवाई की जा रही थी तो उसी दौरान फाउंडेशन ने ये पैसे जाकिर नाइक को लौटाए। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस दौरान फाउंडेशन ने भी किसी दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल किया जो कि किसी तथ्य को छुपाने के मकसद से किया गया जान पड़ता है। 8 जुलाई 2011 को इस IRF ने 50 लाख रुपए RGF को डोनेट किए। ये भी आप जानते हैं क्योंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंतर्गत इस अकाउंट नंबर को सीज किया, इस अकाउंट को सीज किया गया है PMLA के अंतर्गत। कांग्रेस पार्टी ने 12/7/2016 को राजीव गांधी फाउंडेशन से IRF को एक डोनेशन दिया और वो डोनेशन उस अकाउंट में नहीं गया जिसके ऊपर केस चल रहा है, एक और अकाउंट में चला गया। उधर चीन की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच 29-30 अगस्त की मध्य रात्रि में PLA सैनिकों ने सैन्य एवं राजनयिक वार्ताओं के दौरान बनी पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया है और उकसाऊ सैन्य कदम उठाते हुए सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि सतर्क भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सोक के दक्षिणी छोर पर PLA सैनिकों की उस उकसाऊ कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और भारत की सैन्य स्थिति को सुदृढ़ करने और सरहद पर यथास्थिति को एक तरफा ढंग से बदलने के चीनी मंसूबों को विफल करने के लिए ठोस कदम उठाए। भारतीय सेना ने कहा कि संवाद के जरिए शांति बनाए रखने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसके साथ ही अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मुद्दों को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग प्रगति पर। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के मामले में 15 सितंबर को ₹1 जुर्माने के तौर पर कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया है और ऐसा न करने पर उन्हें 3 महीने की सजा काटनी होगी। इसके साथ साथ उन्हें 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। इससे पहले अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने से इनकार कर दिया था।
अदालत की अवमानना के जुर्म में अधिकतम 6 महीने तक की कैद या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संपत्तियों का सही विवरण न देने और डीओजीओ से सौदे का पैसा विदेश में भेजने के मामले में माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या ने अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कराई। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को आरक्षण देने की राज्यों को अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी दाखिले में आरक्षण देने की शक्ति राज्य सरकार को है। संविधान पीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को असंवैधानिक और मनमाना बताया है जिसमें इस तरह के रिजर्वेशन पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक अपनी सेवाएं देने के लिए बॉन्ड साइन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुना। और कोरोना से जुड़ी खबरों में देश में सरकार के प्रयासों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवरी होने की दर 76.63% हो गई है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट जारी है जो 1.78% हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में कुल 60,867 लोग कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 27,74,801 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 8,46,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। देश में कोरोना के खिलाफ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत भारत ने एक और नया मुकाम हासिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि देश में 5 लाख कोरोना मरीज पिछले 8 दिनों में ठीक हुए हैं। उससे पहले 5 लाख मरीज क्रमशः 10 और 9 दिन में ठीक हुए थे। ये आंकड़े जांच, निगरानी, उपचार की रणनीति और इससे निपटने के लिए मिलकर किए गए प्रयासों का ही परिणाम का नतीजा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की। भारी बारिश और बाढ़ के चलते राज्य में करीब 7 लाख हेक्टेयर में फसल क्षति का अनुमान है। अब जबकि बारिश कम हो रही है और कुछ इलाकों में जल स्तर कम हो रहा है, प्रशासन को इलाकों में स्वच्छता और विभागों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर में भोजन प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बाबत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी चर्चा की। विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आए 12 जिलों के 454 गांवों के 7,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना सहित अन्य बचाव दल कर्मियों ने इस बाढ़ में फंसे इन गांवों के 7,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। विशेषकर एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे थे और 264 के आसपास अलग अलग गांव से भाई बहन एयरलिफ्ट किए गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एसडीआरएफ की टीम ने जो हमारे प्रदेश की है होमगार्ड्स के साथ जी जान लगा के काम किया। उसके साथ मुझे इस बात का संतोष है कि संकट की आपदा की इस घड़ी में सभी ऑफिसर मतलब भवन से लेके और नीचे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, एसपी हो, सबने बेहतर काम किया। इसके कारण हम जान बचा सके। मुख्यमंत्री देश भर में आज ओणम का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। दक्षिण भारत में ओणम का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार पूरे 10 दिनों तक चलता है।
ओणम के दौरान घरों को सजाया जाता है और रंगोली के साथ दीप भी जलाए जाते हैं। ओणम पर खास तौर पर चावल, नारियल के दूध और गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है। ये त्योहार समाज में समरसता की भावना और भाईचारे का संदेश देता है। केरल में ओणम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ ये त्योहार मना रहे हैं। ओणम के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा, ओणम के पावन पर्व पर सभी को बधाई। ओणम का त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथ ही ये नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव दर्शाने का अवसर भी है। इस मौके पर हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में कहा कि ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। राजा महाबली देशवासियों के जीवन में स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओणम पर ट्वीट कर कहा है कि ओणम की बधाई। ये एक अनूठा त्योहार है जिसके जरिए सद्भाव का जश्न मनाया जाता है। ये हमारे मेहनती किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर है। सभी के आनंद और उत्तम स्वास्थ्य की कामना। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश देकर कहा कि ये पर्व अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बन गया है। दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, उपलम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.